हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एस हिंदी में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 63rd बीपीएससी मेंस चल रहा है, ठीक है। आज है 17 जनवरी है और ये सारे ऑप्शनल के पेपर आज ही संपन्न हुए हैं। उसी के रिगार्डिंग में आज हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का जो है कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी मेंस में जो है 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 6 करने पड़ते हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, 1 और 2। 1 से 3 क्वेश्चन करने रहते हैं और सेकंड से 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। और अगर आपकी वर्ड लिमिट 600 प्लस की वर्ड्स के आसपास है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका ऑप्शनल एकदम उम्दा है, क्योंकि बीपीएससी वर्ड लिमिट पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहा इस बार, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है कि ये सेक्शन 1 है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पारंपरिक एवं मानव संबंध स्कूल के परिकल्पित लक्ष्य मितव्ययिता और कार्यक्षमता है। बहुत ही कठिन इंग्लिश है, फिर से देखते हैं। लोक प्रशासन के पारंपरिक एवं मानव संबंध, पारस्परिक पारंपरिक एवं मानव संबंध स्कूल के परिकल्पित लक्ष्य मितव्ययिता और कार्यक्षमता है। एक तरह से ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना है, ठीक है। एग्जाम्पल सहित इसमें लिखा हुआ है कि उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आपको अच्छे से इनके सिद्धांतों को अच्छे से समझाना था एग्जाम्पल देके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। लोक प्रशासन का पेपर इस बार बहुत ही टफ आया है, ठीक है। पिछले कंपेयर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया है पिछले रिस्पेक्ट में, ठीक है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में बदलती प्रवृत्तियों को दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन दोनों गतिविधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि अगर आप कोई लक्ष्य के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसका लिए पहले आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये यही एक तरह दिया है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के बारे में ये बताया गया है। तो इसको आपको अच्छे से एग्जाम्पल सहित इसको समझाना था। और इसमें ये भी बताया था कि दोनों मतलब जो है प्लानिंग मेकिंग एंड प्लानिंग एवेल्यूएशन दोनों गतिविधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दोनों को बैलेंस करके आंसर लिखना था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन, ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एक अच्छा सा टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको पता होगा कि अध्ययन की प्रवृत्तियां और उपागमों के बारे में डब्ल्यू रिग्स की योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आपको पता है जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेलर हैं, रिग्स हैं, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस बार रिग्स का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। तो रिग्स के बारे में अच्छे से आपको उनके योगदानों का अच्छे से वर्णन करने का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगर हम, तो इसमें सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में प्रत्योजित विधान डेलीगेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सॉरी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्योजित विधान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसी पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि स्वाभाविक है, आना ही था। सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में प्रत्योजित विधान आवश्यक है, आवश्यक क्यों है? इसके खतरों के खिलाफ सुरक्षा उपायों का सृजित करें कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्तनवादी उपागम की विशेषताओं को प्रकटित कीजिए। लोक प्रशासन के अध्ययन पर इस उपागम का प्रभाव समझाइए। एनुमरेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच को एक तरह से एक्सप्लेन करना था अच्छे से। और लोक प्रशासन के अध्ययन में किस प्रकार ये इफेक्टिव है और कैसा ये इफेक्टिव अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रभाव डाल रहा है, उसके बारे में अच्छे से एग्जांपल सहित आपको बताना था, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 1। और जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छे से इसको सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। बाकी जो नए लोग हैं उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्योंकि और सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में फेडरेशन संघराज होने के बावजूद उसकी प्रवृत्ति प्रबल केंद्रीकृत है, ठीक है। आप यह बयान किस तरह समझाते हैं? ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है कि आप एक फेडरेशन है, ठीक है, संघराज है, लेकिन प्रवृत्ति टोटल क्या देखी जा रही है? सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। मतलब जितना भी
वर्क चल रहा है वो सेंट्रलाइज्ड है, और जबकि हम इसे क्या कह रहे हैं, एक फेडरेशन कह रहे हैं, ठीक है, संघराज्य। तो उसी की तरह आपको पता है कि चाहे संघराज्य हो चाहे सेंट्रलाइज्ड हो, ये दोनों ही क्वेश्चन हमेशा इधर से उधर होते रहते हैं। उसी पे एक क्वेश्चन है कि भारत में संघराज्य होने के बावजूद उसकी प्रगति प्रबल केंद्रीकृत है। ये एक स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से आपको अपने बयानों से, एग्जाम्पल से, करंट के फैक्ट से अच्छे से एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सॉरी। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, इन बिहार स्टेट सच एज द मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग इट। इसमें क्या करना है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो जो होती हैं, आपको पता है दो तरह की होती हैं, एक होती है परमानेंट, एक होता है पॉलिटिकल, ठीक है, जो टेम्परेरी होते हैं, जैसे नेता लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बिहार के संदर्भ में इसको बताना है, ठीक। तो राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच, जो कार्यपालक होते हैं, के बीच संबंध कैसे हैं का बिहार राज्य के संदर्भ में आलोचनात्मक है। याद रखिएगा वर्ड, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उनके संबंधों में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाइए। उनके जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे और अच्छे हो सकते हैं, उसके कुछ मेजर्स यहाँ चाहे अच्छे चाहे सुझाव आपको बताने हैं। करंट के एग्जाम्पल से आप इसको टच करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे आंसर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजना निर्धारण में नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नीति आयोग जैसे मोस्ट प्रेडिक्टेबल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे इसके पहले प्लानिंग कमीशन आता था तो वहाँ से भी क्वेश्चन आना ही आना फिक्स रहता था, वैसा ही सेम यहाँ पे इस बार नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वर्तमान परिदृश्य में केंद्र राज्य विधायी और वित्तीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको पता है सेंट्रल या स्टेट रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन आना ही होता है बिहार में या किसी भी एग्जाम्स में। तो इस बार पूछा गया है केंद्र और राज्य में के जो विधायी संबंध है, लेजिस्लेशन है, और जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में अच्छे से आलोचनात्मक वर्णन करना था, ठीक है। करंट के एग्जाम्पल से आपको अच्छे से बताना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जिला समाहर्ता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, कभी कभी एग्जाम हिंदी बहुत टफ हो जाती है तो उसका इंग्लिश आप देख लिया करिए। जिला समाहर्ता की बदलती भूमिका का परीक्षण कीजिए, उनके विकास संबंधी कार्यों को बेहतर बिहार राज्य के संदर्भ में समझाइए, ठीक है। तो इजी टॉपिक है, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के रिस्पेक्ट में अच्छे से पढ़ा होगा, पेपर सेकंड जैसे पहले पेपर 1 पेपर 2 होता था, उसमें जो इंडिया का सेक्शन अगर अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार बताना है और CAG के बारे में बताना है, ठीक। तो राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 था। तो बिहार में कानून और व्यवस्था के बारे में बताना था, और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कैग के बारे में अच्छे से बताना था। तो ये भी इजी था, ये भी इजी था। तो इस तरह आप 6 में से 6 मतलब 6 में से 3 आपको करना था। जो सेकंड पार्ट है इसका इजी था, और फर्स्ट पार्ट थोड़ा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आंसर राइटिंग की तो आपके लिए ईजी था। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।